हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालेंगे एंड हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ये निकालेंगे हम स्टेप पोटेंशियल के लिए जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में आखिरकार हमने किया क्या था। तो पिछले लेक्चर में हमारे पास एक पोटेंशियल सिस्टम था जो था हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप पोटेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो ये एक स्टेप जैसा पोटेंशियल था हमारे पास, इसकी हाइट थी हमारे पास V0 और यहाँ पे पोटेंशियल जो था वो था हमारे पास 0, ठीक है। और जो एनर्जी थी पार्टिकल की वो थी यहाँ पे हमारे पास कुछ ये, जो फर्स्ट केस लिया था हमने, फॉर फर्स्ट केस। तो एनर्जी जो थी हमारे पास पार्टिकल की वो यहाँ पे पोटेंशियल से कम थी, इस पोटेंशियल बैरियर से कम थी। यहाँ ये था हमारे पास सेकंड रीजन, ये था फर्स्ट रीजन। एंड फर्स्ट रीजन में जो है हमारे पास यहाँ पे एनर्जी जो थी वो ज़्यादा थी पोटेंशियल से, पोटेंशियल था 0। एंड सेकंड रीजन में जो कि पोटेंशियल बैरियर की तरह एक्ट कर रहा था यहाँ पे, वहाँ पे एनर्जी तो जो थी वो कम थी पोटेंशियल बैरियर से। तो हमने बोला था कि क्लासिकली पार्टिकल की यहाँ पे एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है क्लासिकली, ठीक है। पार्टिकल यहीं पे रहेगा फर्स्ट रीजन में, क्योंकि अगर उसको सेकंड रीजन में जाना है तो वहाँ उसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उससे नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड रीजन में जो पार्टिकल है वो क्लासिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर हमने क्या किया, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव किया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर फर्स्ट रीजन एंड फॉर सेकंड रीजन हमारे पास दो वेव फंक्शंस आए, और वो वेव फंक्शंस कौन से थे। यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट वेव थी, ठीक है, उसका वेव फंक्शन था हमारे पास, अगर आप याद करें psi1 लिखा था मैंने उसको, तो ये था हमारे पास Ae⁻kx। और मैंने कहा था कि यहाँ से फिर वेव रिफ्लेक्ट भी होगी, और जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसका वेव फंक्शन हमने कहा था वो था e⁻kx। ये ट्रैवल कर रही है वेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो ऊपर है वेव, ठीक है। नीचे वाली वेव जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव। एंड ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव। लेकिन कुछ वेव जो होगी वो ट्रांसमिट भी होगी, ठीक है। इस पोटेंशियल वेव बैरियर से कुछ वेव जो होगी वो ट्रांसमिट भी होगी। तो सेकंड रीजन में जो ट्रांसमिटेड वेव है हमारे पास, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर psi इज इक्वल टू d⁻⁻x। इससे हमने यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन था, जो मिक्स्ड स्टेट थी, वो क्या थी हमारे पास यहाँ पे फॉर फर्स्ट रीजन, ये थी हमारे पास यहाँ पे Ae⁻kx प्लस B⁻⁻kx, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारे पास B था। और जो सेकंड रीजन था हमारे पास यहाँ पे, सेकंड रीजन, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन था
माइनस गामा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं फॉर फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन। अब देखो आप, क्लासिकली मैंने कहा कि यहाँ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो है हमारे पास यहाँ पे एक वेव फंक्शन जो है वो आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वेव फंक्शन है यहाँ पर कोई, तो वो किसी वेव का होगा। और ये वेव है कैसी? हमने जब करंट डेंसिटी वाला टॉपिक किया था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा वेव फंक्शन हो हमारे पास जिसके साथ एओटा ना लगा हो, यहाँ पर है डी की पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, तो ये जो वेव है हमारे पास, ये अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालें यहाँ पर, अगर इसकी जे हम निकालें यहाँ पर, ये ट्रांसमिटेड वेव है ना, तो ट्रांसमिटेड वेव का मैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ये यहाँ पर होगी हमारे पास। शॉर्टकट मेथड क्या बताया था मैंने आपको, ये होगी यहाँ पर 0। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर योटा नहीं लगा, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि इसकी डायरेक्टली जो हमने जो ट्रांसमिटेड वेव की करंट डेंसिटी है वो 0 लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं ये आपको इसका जनरल फार्मूला बताऊँ इस करंट डेंसिटी का, तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू यहाँ पर होगा वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो होती है उस वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेव फंक्शन तो 0 नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर 0 नहीं होगा, लेकिन ये अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होना चाहिए। दूसरी टर्म तो यही है इसके साथ जिसका प्रोडक्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तभी ये जो है ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है इस वेव की, तो ये एक स्टेशनरी वेव है। ठीक है, तो इसे हम ऐसा कहेंगे कि ये एक वेव ही नहीं है। ठीक है, ये वेव फंक्शन तो है यहाँ पर, लेकिन ये एक वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ ये जो वेव फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जे टी आया यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड वेव, ये आई हमारे पास यहाँ पर 0। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। और अब देखो इस एरिया में हमारे पास फर्स्ट रीजन में यहाँ पर एक इंसिडेंट वेव है, तो अगर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव हम निकालें यहाँ पर इस फंक्शन के लिए, तो हमारे पास जे इंसिडेंट क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर हमारे पास। हमने क्या कौन कौन से पोर्शन पता करने होते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे पता लगती है हमें, इस वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर कर देंगे, तो इसके मॉड का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या आएगा ए मॉड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी लिखनी होती है। वेलोसिटी क्या बताया था मैंने शॉर्टकट उस आपको, कि यहाँ पर अगर प्लस एओटा के एक्स हो तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी एच कट के बाई एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जे आई क्या आ गया, ए मॉड स्क्वायर एच कट बाई एम। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इंसिडेंट वेव की करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर मैं एक और वेव है हमारे पास, वो क्या है रिफ्लेक्टेड वेव, तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की करंट डेंसिटी यहाँ पर निकालूँ तो वो क्या आएगी हमारे पास बी मॉड स्क्वायर माइनस एच कट के बाई एम, तो वो ये आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों वेव्स की जो है हमने करंट डेंसिटी निकाल ली। इसकी 0 आई है, ये एक वेव को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वेव फंक्शन तो है यहाँ पर, लेकिन एक वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
और दूसरी तरफ ये जो है हमारे पास, ये इनकी वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है इनकी, तो ये एक स्टेशनरी वेव्स नहीं है, ये ऑसिलेटिंग वेव्स हैं, ठीक है। तो ये वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो फंक्शंस हैं हमारे पास ये प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। अब देखो इसके बाद अब हमने निकालना क्या है यहाँ पर, हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सबसे पहले हमने क्या निकालना है यहाँ पर, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या निकालना है हमने, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। यहां पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, हम इसे T से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये इक्वल होता है हमारे पास यहां पे JI JT बाय JI और इस सारे का मॉड, ठीक है। और दूसरी तरफ जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है हमारे पास R, ये होता है यहाँ पर JR बाय JI और इस सारे का क्या है यहाँ पर मॉड। और अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, JT क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है यहाँ पर वो क्या आ गया हमारे पास 0। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर हम देखें यहाँ से तो वो आएगा JR क्या है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर B मॉड स्क्वायर, यहाँ पर H कट K बाय M बाय यहाँ पर आएगा A मॉड स्क्वायर H कट K बाय M, H कट K से H कट K M बाय M कट गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया B बाय A, B मॉड स्क्वायर A मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर B बाय A मॉड स्क्वायर। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास ये आ गया और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास 0 आया। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि क्लासिकली जो है हमारे पास जो यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है 0, ठीक है। यहाँ पर इट मीन्स क्लासिकली ये जो वेव है यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या है, हमने यहाँ पर B बाय A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास आया 0, यानी कि कोई पार्ट जो है इंसिडेंट वेव का ट्रांसमिट नहीं होगा क्लासिकली, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया वो आया हमारे पास मॉड B बाय A स्क्वायर। यहाँ पे B बाय A की वैल्यू हम अभी जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर B बाय A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो बाउंड्री कंडीशंस लेंगे। जो पहली बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0, मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमारे पास वो कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस बाउंड्री पर जो है इस साइड से जो वेव आ रही है और जो इस साइड पे वेव है, जो फर्स्ट रीजन पे वेव है और जो सेकंड रीजन में वेव है, ठीक है, वो एक्चुअली एक ही वेव है, एक ही मैटर वेव है,
ठीक है। तो यहाँ पर वेव फंक्शन को जो इस साइड से आ रहा है फर्स्ट रीजन से और जो सेकंड रीजन से आ रहा है वेव फंक्शन, उन दोनों को इक्वल होना चाहिए, उन दोनों को कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस बाउंड्री पर दोनों को इक्वल होना चाहिए तो यहाँ पर पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 वेव फंक्शन जो हमने फर्स्ट रीजन के लिए निकाला था शुड बी इक्वल टू, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर, शुड बी इक्वल टू वेव फंक्शन फॉर सेकंड रीजन एट x इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये है। ठीक है, ये लगाते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन के लिए हमारे पास वेव फंक्शन क्या था, वो था हमारे पास यहाँ पे a e की पावर योटा के x लिखना है। यहाँ पर x क्या है हमारे पास, यहाँ पर 0 है, 0 वैल्यू पुट करनी है, प्लस b e की पावर माइनस एयोटा के x यानी कि 0। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर सेकंड रीजन के लिए कौन सा वेव फंक्शन है, ये वाला वेव फंक्शन हमारे पास। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर d e की पावर माइनस गामा 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 हो गया सारा, और e की पावर 0 कितनी होती है हमें पता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू डी आ गया। ये है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें एक सेकंड इक्वेशन चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे, वो इसी बाउंड्री कंडीशन को दोबारा लगाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ वेव फंक्शन को ही इक्वल नहीं होना है इस बाउंड्री पर, उसके अलावा उनका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो भी यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट वेव फंक्शन का, फर्स्ट वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट रीजन के लिए जो है और वेव फंक्शन फॉर सेकंड रीजन के लिए है, उनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रीजन वेव फंक्शन should be equal to, at x is equal to 0, should be equal to first order derivative of second reason wave function at x is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इस फर्स्ट रीजन के लिए जो वेव फंक्शन था, ये प्लस ये, फिर टोटल वेव फंक्शन बना हमारे पास, उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एयोटा के a e की पावर एयोटा के x की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस एयोटा के b यहाँ पर आएगा माइनस एयोटा के 0 इज इक्वल टू, और फिर इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो ये आएगा हमारे पास माइनस डी गामा ई की पावर माइनस गामा 0। तो ये 0 हो गया, ई की पावर 0 कितना होता है हमारे पास, ई की पावर 0 होता है 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, ये यहाँ पर बनी एयोटा के a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है, डी गामा, ये आ गई हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ ही सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आई एयोटा के बाय गामा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस डी। ये आ गई हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम कि फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देंगे।
एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आया यहाँ पर, a प्लस बी प्लस एओटा के बाय गामा a माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस डी, ये ज़ीरो हो गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर इसको ओपन करूँ, a प्लस बी प्लस एओटा के बाय गामा a माइनस एओटा के बाय गामा b इज इक्वल टू ज़ीरो। b को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर b वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे और a वाली टर्म को अलग से इकट्ठा कर लेंगे। a को कॉमन निकाला a वाली टर्म से मैंने, तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस एओटा के बाय गामा माइनस प्लस आएगा यहाँ पर प्लस b, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, ठीक है, माइनस बी कॉमन निकालूं, तो हमारे पास यहाँ पे होगा एओटा के गामा माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही आएगा यहाँ पर a प्लस बी जी हाँ, यही आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे b बाय ए की। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे a प्लस एओटा के बाय गामा इज इक्वल टू b एओटा के बाय गामा माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं। अब देखो, इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a बाय बी, और इसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एओटा के बाय गामा माइनस 1 प्लस एओटा के गामा। ठीक है, ये आ गया, और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा दूं, तो हमारे पास आया b बाय ए इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा के बाय गामा, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ -1, अगर माइनस कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 प्लस एओटा के 1 माइनस एओटा के बाय गामा। ये विजिबल है आपको? जी हाँ, तो ये आ गया। अब इसका चाहिए हमें मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका मॉड करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको माइनस को कॉमन नहीं निकालते हम, इसको अंदर ही रखते हैं, यहाँ पर प्लस ऐसे ही रखते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जब इसको उल्टाया हमने तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसका मॉड करना है हमने, तो वो क्या कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा k स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर बाय अंडर रूट, ये आया हमारे पास -1 स्क्वायर, और ये आएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, और ये आएगा हमारे पास k स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें हमारे कट जाएंगी और ये आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास b बाय ए मॉड, ये इसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से इट मीन्स जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो क्या आया हमारे पास 1। ठीक है, तो अब जो है अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड जो हमारे पास यहाँ पे
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, इन दोनों को प्लस करूं तो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये क्या आना चाहिए यहाँ पर हमेशा 1। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 0 एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो ये क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब अगर हम जो है यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर वेव फंक्शन है कुछ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस वेव फंक्शन को मैं नाम दूं ट्रांसमिटेड वेव का वेव फंक्शन, साई के नीचे यहाँ पर टी लगा दूं, ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे साई टी इज इक्वल टू डी ई की पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, और यहाँ से जो मैं है निकालना चाहूँ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ये निकालना चाहूँ। ये पहले निकाला था मैंने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, यहाँ पे हमने निकालना है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगी, हमें पता है कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मीन्स कि जो पार्टिकल यहाँ से चला है इस साइड को, वो बैरियर पार करके यहाँ पे बैरियर को क्रॉस करके, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके इस सेकंड रीजन में आ सकेगा या नहीं, यहाँ पर होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे ही हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है हमारा, उसके मॉड का अगर स्केयर कर दें हम, ठीक है, तो वही हमारे पास वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, और वो क्या दर्शाती है, वहाँ पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसी को रिप्रेजेंट करती है वो। ठीक है, तो अगर इसके मॉड का स्केयर कर दें हम, इस साइड टी के मॉड का स्केयर कर दें हम, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा डी मॉड स्केयर डी मॉड स्केयर ई की पावर -2 गामा एक्स, ये आ गया हमारे पास। ये है हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, साथ क्या है इसके डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। यहाँ पे गामा हमें पता है कि गामा क्या है, यहाँ पर गामा होता है हमारे पास 2m/h कट स्क्वायर √ v - e। यहाँ पे हम क्या करेंगे, v एंड e की वैल्यू जो है हमारे केस के अकॉर्डिंग कि किस रीजन में कितना पोटेंशियल है, वहाँ एनर्जी पार्टिकल की कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, v0, तो v0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम गामा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी यहाँ पर डी मॉड स्क्वायर E -2 by h कट √ 2m v0 - e और यहाँ पे x। तो ये है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर दिस केस।
लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर इस गामा में ये जो पोटेंशियल है ये x का फंक्शन हो, इफ पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर ये x का फंक्शन हो, x के साथ यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है सेकेंडरी रीजन में ये चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो हम एक इसी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा d मॉड स्क्वायर यहाँ पर e की पावर -2 बाई h कट x1 x2 इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट्स x1 टू x2 और यहाँ पर आएगा हमारे पास अंडर रूट 2m v विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x माइनस e और dx। तो अगर जो है हमारे पास पोटेंशियल जो है वो x का फंक्शन है तो हम जो है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और तरीके से यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ कि इसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा t से, विच इज़ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। इसे कॉफिशिएंट से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये कॉफिशिएंट के लिए, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट के लिए मैंने यहाँ पर ये सिंबल यूज़ किया है और इसके लिए हम यहाँ पर या फिर छोटी जो स्मॉल t है, ठीक है, वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी यहाँ पर उसे वो इक्वल होगी यहाँ पर इस फंक्शन के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर -2 बाई h कट x1 टू x2 अंडर रूट 2m vx माइनस e एंड dx। तो इसे मैं ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होती है। तो इसे मैं यहाँ पर एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो ये हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ये e की पावर -2 गामा इसके इक्वल होती है। यहाँ पर गामा जो है हमारे पास वो क्या है, गामा है यहाँ पर x1 टू इंटीग्रेशन x1 टू x2, यहाँ पर आएगा 1 बाई h कट अंडर रूट 2m v विच इज़ ए फंक्शन ऑफ e माइनस e एंड dx। तो ये है हमारे पास यहाँ पे गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूलाज हैं फॉर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू का निशान था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगा दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिखा है, यहाँ पर डी मॉड स्क्वायर को नहीं लिखा, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो भी निकाल कर देखेंगे। लेकिन एक और चीज़ आपने देखनी है यहाँ पर कि जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
e की पावर -2/h कट, एंड यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है, एंड इंटीग्रेशन के बीच में यहाँ पर है हमारे पास m विच इज़ ए मास, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, अगर इस ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हम ड्रॉ करें, ये है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रीज़न, और ये पोटेंशियल बैरियर शुरू हो गया हमारा, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है v0, ये क्या है इसकी हाइट। तो यहाँ पे अगर हम इसे ड्रॉ करें, तो ये यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का, कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। और ये अलग अलग होगा डिफरेंट मास के लिए। अगर जैसे ही हम मास इंक्रीज करते जाएंगे तो ये डिके जो है वो और शार्प होता जाएगा। ये m1 है, m2 है, m3 है, m3 ग्रेटर है m2 से, m2 ग्रेटर है m1 से, ठीक है। तो मास जितना ज़्यादा होता जाएगा, जो ट्रांसमिशन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है हमारी, वो जो है यहाँ पर कम होती जाएगी। और जितना यहाँ पर मास जो है वो कम होगा, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर m3 जो है वो कम है, तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम है। और यहाँ पे m1 जो है वो कम है m3 से मास, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी से? अब देखो यहाँ पे कि अगर जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर तो मैंने इन्फानाइट तक लिया था, अप टू इन्फानाइट तक जाता था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक फाइनाइट विड्थ की हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल की दीवार हो, यहाँ पे फाइनाइट विड्थ हो उसकी, ठीक है, ये इतनी ही विड्थ है इसकी, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो कर्व है ये किसी खास मास के लिए इससे बाहर जा रही है, क्रॉस कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत कम मास के लिए एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि जो यहाँ से पार्टिकल आया या फिर यहाँ से मैटर वेव आई, ठीक है, वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सके, जबकि उसके पास एनर्जी जो है वो क्या है, इस पोटेंशियल बैरियर से कम है। क्लासिकली वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। अगर आपके पास दीवार है सामने तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि दरवाज़ा ना हो वहाँ पर, और दरवाज़ा खुला ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली अगर इसे हम देखें कि यहाँ पर जो पोटेंशियल की दीवार है उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, एक फाइनाइट चौड़ाई है, ठीक है। तो अगर मास पार्टिकल का, जो पार्टिकल यहाँ पर क्रॉस करने जा रहा है, ठीक है, उसका मास बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी बनती है, एक ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है कि वो जो पार्टिकल है वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग या फिर टनलिंग थ्रू अ बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है अगर मास बहुत कम है, और अगर मास जो है जितना ज़्यादा होता जाएगा यहाँ पर, उतनी ही ट्रांसमिशन जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है ये वाली, ठीक है, वो कम होती जाएगी। इसका मास के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर इसे कम बनाता जाएगा, ठीक है।
तो क्योंकि एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर कि जो पार्टिकल है वो बहुत कम मास का है और वो टनल हो जाए इस बैरियर के थ्रू, तो यहाँ पे हमारे पास नेचर में बहुत सारे जो फिनोमिनाज हैं वो पॉसिबल होते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास डिके हैं, जैसे अल्फ़ा, गामा एंड बीटा डिके, तो वो वहाँ पर पॉसिबल हो पाते हैं इसी क्वांटम टनलिंग की वजह से, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन होता है, डायोड्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाता है वो इसी क्वांटम टनलिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्वांटम टनलिंग देख ली। अब इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में जो हमारे पास x1 एंड x2 है, ये हैं यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स। तो x1 एंड x2 जो है हमारे पास क्या है, ये टर्निंग पॉइंट्स। तो ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट केस था हमारे पास। और अगर हम यहाँ पर सेकंड केस था हमारे पास, जब हमारे पास एनर्जी जो थी वो ज़्यादा सी इस पॉइंट पोटेंशियल बैरियर के ज़्यादा थी, ठीक है। तो उसके लिए भी आप जो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, एंड उसके लिए भी जो है आप ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस पोटेंशियल बैरियर पर इस ट्रांसमिशन जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे वो है एग्जाम्पल फर्स्ट, अ पोटेंशियल is defined as V is a function of x is equal to 0 when it is less than 0 and is equal to V naught minus lambda x when it is greater than 0. Find the transmission probability. Find the transmission probability for given value of E. For given value of E. तो ये है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने जो है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और हमें ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अभी हमने किया है, वो क्या होता है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर -2 गामा, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे, और गामा हमें पता है क्या होता है, गामा होता है यहाँ पर 1/h कट x1 to x2, और यहाँ पर है हमारे पास √2m v माइनस ई, ठीक है। यही होता है हमारे पास यहाँ पे गामा। और इसको अगर हम देखें कि सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे काम क्या है, सबसे पहला काम है यहाँ पर पोटेंशियल आप जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करो, उससे हमें पता चलेगा ये पोटेंशियल आखिरकार है कैसा। तो हम अगर यहाँ पे पोटेंशियल हम ड्रॉ करें तो हमारे पास हमें बताया गया है कि पोटेंशियल जो है वो 0 है, x इज़ इक्वल टू 0 से जब कम है x, तो 0 है यहाँ पर पॉइंट, तो x जब 0 से कम है तो पोटेंशियल क्या है, 0 है यहाँ पर, पोटेंशियल यहाँ पर है हमारे पास 0, ठीक है। और x के जब बड़ा है पोटेंशियल, उससे ज़्यादा है, तो पोटेंशियल है ये हमारे पास, ठीक है। और एट x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है ये कितना होगा, यहाँ पर इस हाइट का होगा ये, ठीक है, v नॉट हाइट का यहाँ पर,
और यहाँ से ये कम होगा फिर, और ये कम होकर जो है यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ये कहाँ जाकर यहाँ पर ज़ीरो होगा, ये होगा यहाँ पर जाकर v0 माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कब होगा ये, माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू माइनस v0 एक्स इज इक्वल टू v0 बाय लैम्डा। तो x जब क्या है v0 बाय लैम्डा होती है तब जो है ये पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत में x इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये कितना होता है, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँ तो ये होता है यहाँ पर v0। तो यहाँ पर इसकी हाइट है v0, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर है इसका, तो यहाँ पर एनर्जी जो है किसी पार्टिकल की वो मान लो इतनी है, ठीक है। ये है उस पार्टिकल की एनर्जी। जाहिर सी बात है कि एनर्जी कम है इस पोटेंशियल से। और ये है x1, ये है x2। x1 एंड x2 क्या है यहाँ पर, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो x1 क्या है यहाँ पर, x1 है हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो, हमें पता लग रहा है यहाँ पर x1 ज़ीरो है। x2 क्या है, x2 हमें फाइंड करना पड़ेगा कि x2 कहाँ पर उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि x2 पर जो है टर्निंग पॉइंट्स पर हमारे पास किनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो ज़ीरो हो जाती है टर्निंग पॉइंट्स से, ये बात हमें पता है। तो क्योंकि किनेटिक एनर्जी जो है टर्निंग पॉइंट्स पर ज़ीरो होती है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एट x इज इक्वल एट x2 हमारे पास जो इक्वेशन है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी। पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल क्या है हमारे पास यहाँ पर v0 माइनस लैम्डा x, ये है हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पर, ठीक है। तो एट x2 पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यही हमारे पास क्या है किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो E आ गया हमारे पास v0 माइनस लैम्डा x, और x यहाँ पे आएगा एट x इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहाँ पर x2 पुट करूँगा मैं, तो ये आ गया मेरे पास E माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x2, और यहाँ से आ गया मेरे पास v0 माइनस E बाय लैम्डा इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो दूसरा जो टर्निंग पॉइंट आया हमारे पास वो है यहाँ पर v0, ये वाला पॉइंट जो है v0 माइनस E बाय लैम्डा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे दूसरा टर्निंग पॉइंट। तो x1 एंड x2 हमने दोनों टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर निकाल लिए। तो अब हम जो है यहाँ पर अगर गामा की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर सॉल्व पुट कर देंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो गामा की वैल्यू हम यहाँ पर लिखने के लिए 1/h कट, x1 क्या आया था यहाँ पर 0, x2 आया था हमारे पास v0 माइनस E बाय लैम्डा, और यहाँ पर है हमारे पास 2m, v क्या है हमारे पास यहाँ पे v0 माइनस लैम्डा x माइनस E, और यहाँ पर है हमारे पास dx। तो ये है हमारे पास यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम जो है v0 माइनस लैम्डा माइनस E को t पुट कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस लैम्डा dx जो है वो dt हो जाएगा, और dx
यहाँ पर जो है हमारे पास तो dx यहाँ पर आ गया हमारे पास dt बाय माइनस लैम्डा, ठीक है। और लिमिट्स भी जो है यहाँ पर चेंज हो जाएंगी हमारी। तो यहाँ पर हमारे पास हमने पुट किया है v नॉट माइनस लैम्डा एक्स माइनस ई इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर x जब है हमारे पास 0 लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट x जब 0 है हमारे पास, तो t क्या है हमारे पास, t हो जाएगा यहाँ पर v नॉट माइनस ई। और जब अपर लिमिट के लिए, जब x है हमारे पास v नॉट माइनस ई बाय लैम्डा, तो हमारे पास t क्या होगा यहाँ पर v नॉट माइनस यहाँ पर लैम्डा v नॉट माइनस ई बाय लैम्डा माइनस ई इज इक्वल टू टी। और यहाँ से जब आप निकालोगे लैम्डा से लैम्डा कट गया, फिर v नॉट से v नॉट कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा यहाँ पर, तो t क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो लोअर लिमिट जो है हमारे पास वो आ गई यहाँ पर v नॉट माइनस ई, एंड अपर लिमिट क्या आ गई यहाँ पर t इज इक्वल टू 0। तो जो है मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूँ तो अपर लिमिट है हमारे पास यहाँ पर 0, लोअर लिमिट है हमारे पास v नॉट माइनस ई बाय लैम्डा। एक बार चेक कर लें कि यही आ रहा है। बाय लैम्डा नहीं आएगा यहाँ पर, v नॉट माइनस ई ही आया था हमारे पास, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर t। तो यहाँ पर इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है t, और हमें पता है dx क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस लैम्डा, यहाँ पर आएगा dt, और माइनस यहाँ पे एक ही माइनस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो अगर इसे हमने सॉल्व करना हो तो इसको मैं, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 यहाँ पे ये जो लैम्डा है माइनस लैम्डा, ये डी टी के नीचे है, और ये जो है हमारे पास ये अंडर रूट के बीच नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये डी एक्स जो है ये बाहर है अंडर रूट के, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो है हमारे पास ये बाहर आएगा, ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा -1 बाय एच कट लैम्डा, और ये अंडर रूट 2m जो है ये मैं आगे यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ पे आएगा v नॉट माइनस ई टू 0, और यहाँ पे t की पावर 1/2 dt, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब जो है इस लिमिट को मैं उल्टा सकता हूँ, और यहाँ पर जो माइनस है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 2m बाय एच कट लैम्डा, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 0 टू v नॉट माइनस ई t 1/2 dt। और इस इंटीग्रेशन को अगर मैंने सॉल्व करना है, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है ये हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 2m बाय एच कट लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t 3/2 बाय 3/2, और ये आ गया 0 टू v नॉट माइनस ई, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी गामा की अंडर रूट 2m
बाय एच कट लैम्डा, और ये हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वी नॉट माइनस ई की पावर 3/2 बाय 3/2। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। एक बार आंसर चेक कर लें कि सही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है इसकी पावर है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 √2m एच कट लैम्डा वी नॉट ई 3/2। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे गामा। तो गामा की वैल्यू यहाँ पे मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई e की पावर -2, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 2m एच कट लैम्डा वी नॉट ई 3/2। तो ये आ गई मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रही है हमारे पास। तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ऐसे हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व की है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने देखा कि आज हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाला, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाला। ठीक है, हमने देखा कि एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर को कोई अगर बहुत कम मास का पार्टिकल है वो क्रॉस कर सकता है, उसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी वहाँ पर होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोबारा से इसको देखें थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने जो स्टेप पोटेंशियल लिया था अगर मैं उसकी फाइनाइट विड्थ ले लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसकी एनर्जी मान लो ये है इस पार्टिकल की जो मैटर वेव है। ठीक है, तो ये एनर्जी कम है, क्लासिकली वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली मैंने जो वेव फंक्शन यहाँ पर आपको बताया था वो था हमारे पास यहाँ पर साई इज इक्वल टू डी ई की पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, और ये था हमारे पास ट्रांसमिशन, इसको मैंने वेव फंक्शन कहा था। ट्रांसमिशन जो यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, मैटर वेव आ रही है, वो यहाँ से जो हो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, आगे तो यहाँ पर इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ ट्रांसमिशन वेव फंक्शन की, तो वो क्या आई थी हमारे पास यहाँ पे, जिसे हमने क्या कहा था, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये आई थी e की पावर -2 गामा, यही अब अभी हमने निकाली है और इसको हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मास बहुत कम है, इसका मास के साथ रिलेशन होता कि जितना मास ज़्यादा होता है, ये जो कर्व है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो हमारे पास कर्व है, ये ज़्यादा स्टीप होती है। जितना मास ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा स्टीप होती है। ठीक है, जितना ही मास इंक्रीज करते जाएंगे और स्टीप होती जाएगी, और जितना मास कम होते जाएंगे ये डिके स्लोली होगी, उतना स्लोली ये डिके होगी। तो देखिए इस जो ये पहली कर्व है यहाँ पर, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये दूसरे जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे रीजन है, जो थर्ड रीजन है, उसमें ये क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पर पार्टिकल के होने की कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है इस एरिया में, अगर आप ध्यान से देखो ये थर्ड एरिया में। ठीक है, तो यहाँ से जो वेव आ रही है, एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अगर उस पार्टिकल की जिसकी वो वेव है, वो मास बहुत ही ज़्यादा कम है, मान लो इलेक्ट्रॉन से भी कम है मास, तो वो जो है इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाए, ये हो सकता है। ठीक है, और हमारे नेचर में ऐसे बहुत से जो हैं वो फिनोमेनास होते हैं। ठीक है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी इसी पे टिकी है।
और अल्फ़ा बीटा गामा डीके जो है इसी से पॉसिबल होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम और पोटेंशियल वेल्स जो हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।